Assalamualaikum everyone. My name is Sabbar Ali Khan and I welcome you all from the KIPS CSS PMS platform. CSS is one of the most prestigious exam in history of Pakistan and it is a combined competitive exam और ये ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर पासिंग रेशियो जो है 2 से 4% रहती है। मतलब 100 में से सिर्फ 2 या 4 लोग ही पास कर पाते हैं और ऐसे एग्जाम में टॉप पोजीशन में आना, टॉप 5 पोजीशन में आना इज अ ट्रू अचीवमेंट. So today we have Aleem Malik with us who has secured 4th position in CSS 2024 exam. Aleem, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह. First of all, thank you so much for having me and thank you for the nice introduction. We are delighted to announce that we have Aleem और ये बहुत long awaited podcast हो गया था. Aleem के शेड्यूल थोड़ा टफ चल रहा था, तो आज हम उनसे पूछेंगे. हमने जो सीरीज शुरू की है पॉडकास्ट की, इसमें हम एस्पायरेंट्स के लिए हमने टॉप स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड ट्रिक्स के एग्जाम को कैसे एस करना है और जो सब्जेक्ट्स में उनको मुश्किलात आती हैं उस बारे में उनसे पूछेंगे. उनकी सीएसएस की जर्नी के बारे में पूछेंगे. ओवर टू यू अलीम. अलीम, कैसे आपको सीएसएस का आइडिया आया और ये कैसे जर्नी शुरू हुई, और अपना बेसिक डिसिप्लिन भी बताएंगे कि क्या आपने डिग्रीज की थी, कहाँ से की थी और कितना टाइम लगा आपको? मैं इब्तिदा से करता हूँ कि मैं लाहौर में ही पला बड़ा हूँ. मेरा वो ए लेवल्स जो वो एचएन कॉलेज से. उसके बाद मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट किया इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स में लम से. और उसके बाद से जो सीएसएस का जर्नी जहाँ तक उसके हवाले से बात करते हैं, तो बहुत छोटी सी उम्र में मैं, जब मेरा ख्याल है कोई 4th-5वीं क्लास में था, 8-9 साल का होऊंगा, तो मुझे याद है कि मेरी वालदा का ख्वाब था कि हम 4 बहन भाई, तो हमें से कोई सीएसएस करे. तो उस टाइम पे आप समझे कि मतलब एक दिमाग में एक आइडिया आ गया. उस टाइम पे मतलब छोटा था तो अपना ड्रीम बना लिया कि मैंने ये चीज़ करनी है, अपनी वालदा के लिए करनी है. तो लेकिन ओवर टाइम इस तरह से होता रहा कि जब मैं स्कूल में था तो फिर मैं कम्युनिटी सर्विस में बहुत पार्टिसिपेट करता था, वॉलंटियर किया करता था. मैं स्कूल्स में जाके पढ़ाता था, चैरिटी ड्राइव्स में पार्ट लेता था, ब्लड ड्राइव्स में मैंने ऑर्गेनाइज भी की हुई हैं, पार्ट भी लिया हुआ फंड रेजर्स में. तो उस सब से मुझे ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा पैशन भी डेवलप होने लग गया पब्लिक सर्विस का, या फिर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी की, मतलब एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होने लग गई. और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो जर्नी या फिर जो एक ख्वाहिश थी, इसकी कल्मिनेशन हुई जब मैं लम्स गया. तो वहाँ पे जब मैंने नेटवर्किंग की, मैंने देखा कि मतलब मुझे शौक था लोगों से इंटरेक्ट करने का, फील्ड में जाने का और लोगों की मदद करने का. तो आप ऐसे समझे कि आहिस्ता आहिस्ता जो मेरा बचपन से एक छोटा सा ख्वाब सब एक छोटी उम्र में शुरू हुआ था, वो सब चीज़ें अलाइन होती गई और इवेंचुअली मतलब वो चीज़ सोलिडिफाई हो गई कि इवेंचुअली मतलब मैं यही चीज़ परसू भी करना चाहता हूँ ज़िंदगी में. इसके ऊपर मैंने 2 प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स भी किए हुए हैं ड्यूरिंग दिस जर्नी ही. तो वहाँ से भी चीज़ थोड़ी सी और ऑसिफाई हो गई कि शायद मुझे पाकिस्तान में रहते हुए था कि मतलब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मैं कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूँ. ओके. तो एक जो मैं, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, तो आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज पेट्रियटिज्म या फिर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ थी. बस आई वांटेड टू गिव बैक टू द कम्युनिटी एंड आई वांटेड टू डू समथिंग इम्पैक्टफुल. तो फॉर दैट आई बिलीव दैट दिस वाज द बेस्ट प्लेटफॉर्म. और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इसमें कामयाब किया, अल्लाह ने करम किया. और अचीवमेंट तो शुरू से रही है. एचएसएन, लम्स, सीएसएस, ये सारी अचीवमेंट्स ही हैं. मतलब ये एक हर स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि हम एचएसएन में पढ़ें, लम्स में पढ़ें और उसके बाद सीएसएस की टॉप पोजीशन लेने. वो तो एक 100 में से 100 में से एक बंदा ही निकलेगा जो क्लियर करेगा, टॉप पोजीशन में जाएगा. अच्छा, हमें बताएं कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से थे? मैं इस पे बस एक चीज़ आपकी ऐड कर दूं कि ये अचीवमेंट्स तो ज़रूर है, लेकिन मेरा इसमें ये भी मानना है कि थोड़ा सा प्रिविलेज भी है. तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि जिनको हम जैसे को अल्लाह ने अगर मौका दिया है तो ये हमारे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हमें पूरा करना चाहिए और हम लोग को अपनी पूरी मेहनत और कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी दूसरे का भी भला कर सकें, इस प्रिविलेज को सही से यूटिलाइज करें. अब जहाँ तक ऑप्शनल्स की बात है, तो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे इकोनॉमिक्स, ओके, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जेंडर स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी. इकोनॉमिक्स में ही डिग्री थी आपकी? जी, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स. तो वो एक स्टीरियोटाइप तोड़ दिया कि पॉल साइंस और आईआर छोड़ के इकोनॉमिक्स रखना है? स्टीरियोटाइप की बात नहीं, मुझे ये था कि मैं वो सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ जो मुझे, जिस पे बेहतर मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें मैं बेहतर परफॉर्म कर सकूँ. मुझे पर्सनली लगता है वैसे कि ओवर टाइम इवन स्कूल में भी मैं हमेशा से अपनी इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग को अंडर एस्टिमेट करता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो सब्जेक्ट थोड़ा सा क्लिक करता है मेरे साथ. मुझे उसकी समझ आज बेहतर है बाकी सब्जेक्ट. तो मैंने आपका टॉप है पूरे पाकिस्तान में, आपका जो नंबर है वो बेहतरीन स्कोर उसमें आपने किया है. उसमें इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या ट्रिक्स बताना चाहेंगे कि अगर उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक्स ही रखना है, पॉल साइंस को छोड़ के इकोनॉमिक्स की तरफ आना है, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग डरते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ के भी डरते हैं कि हम इकोनॉमिक्स नहीं ऑप्ट करेंगे. इसमें मैं ये ऐड ऑन करना चाहूँगा कि डेफिनेटली इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट जरूर है, जैसे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी होते हैं. तो इसमें यह है कि एकदम से किसी से एक्सपेक्ट करना कि उसको फॉरन वो सब्जेक्ट को ग्रास्प कर ले, उसको अंडरस्टैंड कर ले, उसको कोई महारत हासिल कर ले, तो उस पर टाइम थोड़ा लगता है. ये है कि मतलब मैंने थोड़ा सा स्टैंड आउट करने के लिए या फिर अपने पेपर को बेहतर करने के लिए ये किया था कि मैं थोड़ा सा
अपने लेवल से अबव एंड बियॉन्ड गया था। अच्छा, तो मैंने थोड़ा सा एमएससी लेवल इकोनॉमिक्स भी पढ़ी थी ओके, और उधर से कुछ टॉपिक्स के जैसे ग्राफ्स हो गए जो कि हम्म। हमारे सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वहाँ से वो निकाले थे। मेरी अंडरस्टैंडिंग फर्दर डेवलप हुई सब्जेक्ट के बारे में, पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपकी इकोनॉमिक्स की डिग्री है पहले से और अगर आपकी सब्जेक्ट पे ग्रास्प अच्छी, तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा माइल जाके आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा सा- डिग्री में जो पढ़ा है उससे हटके थोड़ा सा हटके थोड़ा material सा और ऊपर के लेवल की चीज हम्म। को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके जाना चाहिए ताकि आप स्टैंड आउट कर सकें। ठीक है, तो मैंने ये चीज की थी। और एक चीज थ्रू आउट मेरे सारे चाहे कंपल्सरीज हो चाहे ऑप्शनल्स हो, उसमें ये था जो कांस्टेंट चीज थी कि मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखूं उसके अंदर। ओके, चाहे वो शुरू होती है हैंड राइटिंग से, फिर आपके डायग्राम्स, चार्ट्स और जो यूज ऑफ आपके मार्कर्स है, पेन्स हैं, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। Paper मेरा ख्याल है presentation। जो सीएसएस का ट्रिक ये है कि किसी भी सब्जेक्ट में यू हैव टू मेक इट इजियर फॉर द एग्जामिनर टू रीड योर पेपर एंड चेक योर पेपर। मतलब पेपर प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसके लिए इजी हो एग्जामिनर। इजी हो कि हम लोग अंदाजा तो है कि मतलब एग्जामिनर्स कम ही होते हैं, उन्हें पता नहीं कितने 100 कितने हजार पेपर चेक करने होते हैं। तो उसके लिए ये कि मतलब उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता कि अगर फॉर इंस्टेंस किसी ने मेहनत करके 10-15 सफ़े एक सवाल के लिखे, वो 10 से 15 सफ़े पूरे नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग ने इस तरह से प्रेजेंट करना है कि जो चीज वो देख रहे हैं वो स्टैंड आउट करे, एग्जामिनर को अपील करे, उसको स्ट्राइक करे, और वो उसको देखते हुए हम लोग को कुछ अगर एज मिल जाए उस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलरली, उसमें लक का एलिमेंट डेफिनेटली होता है, लेकिन इस मकसद से हम लोग को अपनी प्रेजेंटेशन पे जरूर फोकस करना चाहिए। कंपल्सरी में पाकिस्तान अफेयर में भी आपका बहुत अच्छा स्कोर है, 70 है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रखी थी, क्या बुक्स पढ़ी थी, क्या कहाँ से प्रिपरेशन की थी उसकी? अच्छा, मेरे पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन शायद थोड़ा सा कन्वेंशनल जो मेथड्स उससे थोड़ी डिफरेंट थी। ठीक है, मैंने इस पूरे जर्नी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है चैट जीपीटी का, यूट्यूब का, इंटरनेट का। बुक्स भी मैंने डेफिनेटली पढ़ी हैं। स्टार्ट जैसे मैंने अपने आगाज़ पाकिस्तान अफेयर्स का किया था, मैंने एक पाकिस्तान फॉरेन रिलेशंस पढ़े थे, अब्दुल सत्तार की किताब है। फिर मैंने पाकिस्तान हार्ड कंट्री पढ़ी थी। ठीक है, उसके अलावा मैंने पाक चाइना एक्सेस पढ़े थे। ये सारी रिकमेंडेड बुक्स भी हैं एफपीएससी की। तो इनसे थोड़ा सा मैंने अपनी एक कॉन्टेक्सचुअल और एक बैकग्राउंड के मैंने नॉलेज बिल्ड की थी। उसके बाद ये था कि पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर पर्टिकुलरली मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम लोग रेफरेंसेस मैंने जो ऐड किए थे वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी किए थे, और केसेस इन पॉइंट इस तरह के रेफरेंसेस बहुत सारे ऐड किए थे। तो ये चीजें हैं जो स्टैंड आउट कराती हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में लकीली थोड़ा सा मैंने अपना इकोनॉमिक्स का यूज भी बीच में डाल दिया था, तो उससे भी मुझे बेनिफिट हुआ होगा। तो ये सारी चीजें मिलके एक मेरा ख्याल है कि आप अपनी दूसरी सब्जेक्ट्स की भी जो नॉलेज होती है वो आप यूटिलाइज कर रहे हो तो बाकी पेपर्स में भी, तो वो सब एड अप करके मेरा ख्याल एक पेपर को वो और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, एसए में क्या स्ट्रेटजी रही है? एसए में अगर मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्टली बात बताऊं तो कोई एक सेट स्ट्रेटजी नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। जो आपको मेरा बाकी जो एस्पिरेंट्स है उनको भी ये मशवरा होगा कि उनको सबसे पहले फोकस करना चाहिए अपनी नॉलेज बेस पे, कि जितना ज्यादा अपनी नॉलेज बेस को आप ब्रॉडन और डीपन कर सकते हैं वो करें। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो मैंने सुना भी है, कुछ लोगों को मैंने ऑब्जर्व भी किया है, देखा है, तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसे की रिटन हैंड रिटन टाइम प्रैक्टिस करने की ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास इतना कंटेंट होता नहीं लिखने के लिए। तो मेरा मशवरा ये कि पहले अपनी नॉलेज बेस और कंटेंट को आप अच्छा बनाए, क्वालिटेटिवली उसको बेहतर करें। चाहिए ये हो गया। उसके बाद रेलेवेंस और कोहेरेंस बहुत मैटर करती है। एज मेंशन बिफोर कि आपने एग्जाम जो है वो चेकर के लिए, एग्जामिनर के लिए आसान बनाना है उसको। मतलब तो आपकी आउटलाइन से लेके आपके जो आपने पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, या आपकी हैंड राइटिंग हो गई, आपकी नॉलेज हो गई, उसको कोहेरेंट कितनी है, स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है, ये सारी चीजें मेरा ख्याल में मैटर करती है। पहले अच्छी सी प्रिपरेशन कर लें, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर की डेटा इकट्ठा हो जाए, तो फिर ऐसे की तरफ आए। मतलब ऐसे एंड पे करें प्रिपेयर? नहीं, ऐसे साथ साथ प्रिपेयर करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे के लिए भी टॉपिक टू टॉपिक पहले अपने उस टॉपिक के लिए पर्टिकुलरली नॉलेज बिल्ड करें, उस पर आप अच्छे से रिसर्च करें। उसके बाद जब आपको लगे कि आपके पास इतना मटेरियल है कि आप 10-15 पैराग्राफ्स या 20-22 सफ़े लिख सकते हैं, एटलीस्ट 2000 वर्ड्स आप लिख सकते हैं ऐसे के लिए, तो उस पर फिर आपने टाइम प्रैक्टिस करनी कर ले। लेकिन मेरा मशवरा ये कि मैं जैसे करता था कि मैं अपना पहले एसेस पूरे अटेम्प्ट करता था विदाउट टाइमिंग दैम, सिर्फ अपना नॉलेज और अपना कंटेंट इकट्ठा करता था। और उसके बाद जो मेरी टाइम प्रैक्टिस थी वो मैंने मॉक्स में सिर्फ की थी। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इट वर्क फॉर मी। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज नॉट सेट इन स्टोन, एक कोई सेट फॉर्मूला तो होता नहीं है जो सबके लिए काम करे। आउटलाइंस के अंदर केस इन पॉइंट्स लिखते थे? आउटलाइन के अंदर मैंने नहीं लिखे थे। मैं अपने पहले जो इनिशियली एसेस अटेम्प्ट करता था, मैंने बहुत सारे एसेस ऐसे भी किए जिसमें मैंने लिखे भी थे, लेकिन फाइनल जो मेरा सीएसएस का एग्जाम उसमें कौन सा ऐसे किया था उसे याद है? उसमें मैंने पाथवे टू प्रॉस्पेरिटी वाला किया। ओके, तो उसमें मैंने केसेस इन पॉइंट आउटलाइन में नहीं लिखे थे, कोई भी रेफरेंसेस आउटलाइन में नहीं लिखे थे। मेरे 2 सफ़ों की आउटलाइन थी,
और जो मेरे रेफरेंसेस थे, हम्म, चाहे वो कोटेशंस हो, चाहे वो केसेस इन पॉइंट हो, कोई स्टैट्स हो, कोई बुक का रेफरेंस हो, वो सारी चीजें थी, मतलब मैं अपने पैराग्राफ में थोड़ा बोल्ड कर देता था विद द ब्लैक पेन। तो उस तरह से हाईलाइट हो जाती चीजें। हाईलाइट कर लेता था उसको। ठीक है। अच्छा, जीएसए में एबिलिटी में बड़ा मसला आता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि सब लोग डिफरेंट बैकग्राउंड के होते हैं। मैथ्स का ना इतना कोई टच राज नहीं होता स्टूडेंट। हम्म। तो एबिलिटी की तैयारी कहाँ से की थी? कोई अच्छी कोई सोर्सेज बच्चों को पता लग जाए स्टूडेंट्स अब को? जैसे आपको अंदाजा है भी कि मेरे डिग्री ही इकोनॉमिक्स से मैथमेटिक्स भी थी, हम्म। फिर मेरा ओ लेवल्स और ए लेवल्स में भी मैथ था, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैथ में शुरू से जरा मेरे बेहतर सब्जेक्ट्स में से एक है मैथ। तो लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज पॉइंट आउट जरूर करूंगा कि मतलब अक्सर स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस में मैथ की तैयारी नहीं करते, जिनका मैथ अच्छा होता है, एबिलिटी वाला सेक्शन जो है। तो मैं ये कहूंगा कि मतलब ये गलती ना की जाए, आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना चाहिए, चाहे सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन जब एग्जाम के प्रेशर में कर रहे हो तो उस पर भी चाहे उस पर टाइम भी ज्यादा लगता है और अमूमन चांसेस होते हैं कि उस पर गलतियां भी हो जाए। तो एबिलिटी की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और जहां तक तैयारी की बात है, तो मैं अगर आपसे ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने किसी एबिलिटी का पर्टिकुलरली इंस्ट्रक्टर से या फिर बहुत ज्यादा कोई इस पर फोकस इस तरह से नहीं किया था, क्योंकि मुझे था कि थोड़ा सा इसमें मैं कम ध्यान दूं, और मैंने साइंस वाले सेक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया था। ज्यादा प्रिपरेशन का जो स्ट्रेटेजी थी, टेस्ट सेशंस वगैरह पे रखी है, मतलब प्रैक्टिस ज्यादा की है? प्रैक्टिस ज्यादा की है की है मैंने, इस पे? बिल्कुल की है मैंने। जैसा वो बताया कि मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं जितनी ज्यादा रेफरेंसेस या फिर अपनी नॉलेज को बिल्डअप कर सकूं वो Evaluation करता था। करवाते मैं इवैल्यूएशन रेगुलरली कराता था। मैं समझता हूँ कि इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, इसी से आपकी जो अटेम्प्ट करने का जो टाइमिंग होती है एग्जाम को या फिर क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली, तो मैं वो इससे बेहतर होती है। और मैं जैसे वीकली बेसिस पे करंट अफेयर, पाक अफेयर और इसके अलावा एसए प्रेसी की इवैल्यूएशंस कराता रहता था। स्टूडेंट्स का एक इशू आता है कि वो 4 क्वेश्चन ना पूरा टाइमली मैनेज नहीं कर पाते। 3 करते हैं 70 to 80%, बाकी चौथा क्वेश्चन स्किप कर देते हैं या कंप्रोमाइज कर देते हैं। जी। तो उसकी स्ट्रेटेजी उनको क्या रखनी चाहिए कि टाइमली जो है 4 क्वेश्चन भी हो जाए, पहले से प्रिपेयर किए मैं कोई ऐसी स्ट्रेटेजी उनको बताएं कि टाइम मैनेज करना सीखें पेपर में, क्योंकि नर्व से पहले ही भारी होता है पेपर देख के। जी। स्टूडेंट वैसे परेशान होता है, 3 से ज्यादा कर ही नहीं पाता। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो परेशानी वाले एलिमेंट है ना, आई कंप्लीटली एग्री एंड आई अंडरस्टैंड दिस कि उसको निकालना मुश्किल है इस पूरे इक्वेशन में से, लेकिन इसको मिनिमाइज करना चाहिए। आप जितने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम देंगे उतने ही उसके मेरे ख्याल फ्रूटफुल रिजल्ट्स होंगे। जहां तक टाइमिंग की बात है, तो वो जैसे भी मेंशन किया था पहले कि वो प्रैक्टिस के थ्रू ही बेहतर हो सकता है। मैंने ये चीज की थी कि मैं अपनी जो घड़ी लेके गया था उसमें मैंने 2 से 3 मिनट अपना टाइम आगे किया हुआ था। अच्छा। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं 2 से 5 मिनट पहले अगर पेपर खत्म कर सकता हूँ तो वो मेरा टारगेट होता था कर लूँ, ताकि मैं एक बार पेपर रीचेक कर लूँ सारा। अब मैं अब ये कहूँ कि मेरे सारे पेपर जैसे हुए तो मैं गलत बात करूंगा। बीच में कुछ पेपर्स थे जो बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट मेरे पूरे हुए, तो लेकिन कोशिश ये होती थी कि 1-2 मिनट 3 मिनट मिल जाए रीचेक करने के लिए। और ये है कि आप ये देखिए, स्टूडेंट्स साथ में टाइम जब पेपर अटेम्प्ट करो तो अक्सर ये होता है दे लूज ट्रैक ऑफ टाइम। तो आप टाइम देखते रहे साथ साथ। अगर आपको पहले क्वेश्चन में 40-45 मिनट्स हो गए हैं, कोशिश करें दूसरे में 40 लगाए, तीसरे में 30-35 लगाए, और उसको जितना जल्दी कर सकते करें, चाहे थोड़ा सा आपको लेंथ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, एक पेज पे 2 पेज कम कर लें। जैसे अगर आपने पहले में कोई 12-13 सफ़े लिखे हैं, दूसरे में 10 लिख ले, तीसरे में 8 लिख ले, चौथे में 8 या 7 लिख ले। लेंथ क्या होनी चाहिए क्वेश्चन की वजह? ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मेरा ये था कि मेरे ऑन एवरेज जो पहले जो क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छे आते थे ना, मैं पहले स्टार्ट उनसे करता था। Okay. तो मेरे जो शुरू वाले 1 से 2 सवाल होते थे वो यूजुअली 10 सफ़ों से ज्यादा ही होते थे। अच्छा। 10-12, कुछ 13-14 पे भी गए हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मतलब शायद मुझे वो प्रैक्टिस थी, लिखते हुए इतना मुझे फील नहीं होता था। तो मेरी ऑलमोस्ट हर एग्जाम में मैंने एक्स्ट्रा शीट ली है अदर देन एसए एंड प्रेसी। ओके। तो इस तरह से ये कि बस गो विद द फ्लो, और आपको जैसा से आइडियाज आते हैं आप उस पे वो उसको लिखते जाएं साथ साथ। लेकिन कभी बार ये होता है कि स्टूडेंट्स के पास बहुत ज्यादा होता है लिखने के लिए, तो उसमें ये कि जो आपके सबसे क्वालिटी पॉइंट्स हैं आप उनको लिख लें, और अगर आपके कोई 7-8 अच्छे डिसेंट सफ़े बन गए हैं तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता होता है एस्पिरेंट पहले वो कर ले, क्योंकि उसमें ना ज्यादा टाइम लग जाता है। बंदों का मैं सारा आता तो 1 घंटा उसी पे लगा देते हैं, बाकी का पेपर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन पहले करना चाहिए या उसको दूसरे या तीसरे पे अटेम्प्ट करना? अच्छा, मैं तो आपको जैसे बता रहा था कि मैं सबसे अच्छा क्वेश्चन सबसे पहले करता था, ताकि जो मुझे उस टाइम पे आइडियाज आ रहे हैं या फिर क्वेश्चन को देखे, अक्सर ये होता है कि क्वेश्चन को देखते साथ ना आपके दिमाग में आइडियाज फ्लो करना शुरू हो जाते हैं, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है। और अक्सर ये होता था कि मतलब अगर जैसे मैं पहले 5-6 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर ही आज क्वेश्चन अपने जो मैंने 4 अटेम्प्ट करने होते थे, कोशिश होती है कि वो चारों डिसाइड कर लूं। फिर अगर जो अच्छा वाला होता था तो उसको दिमाग में रखते हुए कि इसको मैंने पहले अटेम्प्ट करना है, बाकी क्वेश्चंस के एक में करते थे ताकि दिमाग से आइडियाज ना निकल जाए। तो मैं पॉइंट्स क्वेश्चन पेपर पे साथ साथ लिखता रहता था, बुलेट पॉइंट्स बना लिया करता था, ताकि मुझे याद हो कि ये पॉइंट मैंने मेंशन करना है रफ। और फिर बस पहला क्वेश्चन जो अच्छे से आता था, जो लेंथी में लिख सकता हूँ, डिटेल में लिख सकता हूँ, वो अटेम्प्ट करके बाकी में साथ में फिर क्रॉस चेक करते रहता था कि ये पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिया कि नहीं कर दिया।
तो इस तरह से मैं अपने पेपर लेके चलता था। ये आपकी पहली अटेम्प्ट थी? जी, मेरी पहली अटेम्प्ट थी। पीएमएस दिया कोई? नहीं, मैंने पीएमएस के साथ वन पेपर दिया कोई? नहीं, मैंने वन पेपर। फर्स्ट अटेम्प्ट में यस किया, माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने ठीक। बड़ा करम किया है। ये सारों की दुआएँ हैं, जिसका एक नतीजा ही है, पर्टिकुलरली मेरी वालिदा की और मेरे बाकी घर वालों की, मेरे दोस्तों की। तो मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि इसमें एक हार्ड वर्क एलिमेंट होता भी, लेकिन इसमें फिर एक अल्लाह की तरफ से भी चीज़ होती है, किस्मत की भी बात होती है, लक भी होती है। तो किसी को नहीं पता, तो ऑन द स्पॉट किस दिन आपको कोई चीज़ आ जाती है, क्लिक कर जाती है, कभी नहीं करती। लेकिन डेफिनिटली हार्ड वर्क लेके साथ में ह्यूमिलिटी और आपकी डिटर्मिनेशन, पैशन, इट ऑल गोज़ टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव। जबरदस्त। अच्छा, ऑप्शनल्स में जेंडर स्टडीज भी था आपका? जी। जेंडर स्टडीज के लिए कोई रेफरेंस बुक गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को? मेरे जेंडर स्टडीज के लिए मैं थोड़ा-सा मैंने गो थ्रू किया था, वो एसपी हमाद के नोट्स हैं, वो काफ़ी ठीक है। मशहूर है, तो उनको मैंने देखा था। वो आउटडेटेड लेकिन नहीं हो गए थोड़े? वो बहुत पुराने हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि फिर मैं अपनी जो नॉलेज था उसको मैं कॉम्प्लीमेंट करता था विद ऑनलाइन रिसोर्सेज। हम्म, मैं जैसे पॉडकास्ट बहुत सुनता था मैं, ओके। उसके अलावा मैंने इंटरनेट से बहुत हेल्प ली हुई है। कोई मुझे इंटरेस्टिंग केसेस मिलते थे जो मैं मेंशन कर सकता हूँ अपने एग्जाम के अंदर, या बुक्स के रेफरेंसेस, तो मैं वो ऑनलाइन चैट जीपीटी से मैं बहुत यूटिलाइज किया। मैंने चैट जीपीटी को, मैंने बहुत चीजें डिस्कस की चैट जीपीटी से। तो अब तो चैट जीपीटी पिछले 2-3 साल से बहुत बेहतर हो गया है। तो उसमें अब तो आपको प्रॉपर लिंक्स भी प्रोवाइड करता है, यूजुअली नॉट ऑलवेज, लेकिन सही डेटा भी दे देते हैं कभी 70% तक बताता है, ठीक ही है। ऐसे ही है। तो उसको लेकिन आपको क्रॉस चेक या वेरीफाई जरूर करना चाहिए। मैं ये करता था, लेकिन मैं उसे आइडियाज देता था भी। क्योंकि चैट जीपीटी से मैंने ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन की डिबेट पूछी ना, तो उसने कुछ और बताई। ऐसे ही फिर मैंने उसे कहा कि मुझे लगता है ये शायद ऐसे कहते कि आप ठीक कह रहे हैं, ये अब ऐसे हो ऐसे ही गई। है, मतलब ऐसे वो इवॉल्व कर देता है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। चैट जीपीटी पे आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल रिलाई नहीं करना चाहिए। बिल्कुल रिलाई नहीं करना चाहिए। उससे आपको कंसल्ट या फिर उससे आप हेल्प लें, लेकिन उसको वेरीफाई भी करें। और मॉक की प्रिपरेशन कहाँ से की थी? टेस्ट सेशंस दिए थे? मैंने टेस्ट सेशंस एज सच नहीं लिए थे, मैंने ठीक है। मॉक्स ही दिए थे, लेकिन मैंने कंप्लीट मॉक्स भी नहीं दिए थे। और किप्स में मैंने अपने ऑप्शनल्स के कुछ पर्टिकुलर ऑप्शंस के 1-2 के दिए थे, और बाकी कंपल्सरीज के मैंने किप्स में दिए थे। मुझे ये बताएं कि सीएसएस के अलावा जो है, मतलब जब सीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे आप, तो उस दौरान कोई और चीजें भी साथ कर रहे थे? जॉब वगैरह कर रहे थे या सिर्फ सीएसएस पे फोकस था? पहले मैं जॉब कर रहा था, उस जॉब के दौरान, ये 2023 की बात है, तो तब मैं जॉब कर रहा था 23 के, मैंने अप्रैल तक जॉब की है। तो उस दौरान मतलब हल्की-हल्की सी मैंने थोड़ा सोचा कि ग्रुप में आना शुरू करता हूँ। मैंने तैयारी शुरू कर ली थी, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, पॉडकास्ट देखना, मतलब थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड नॉलेज या बेसिक नॉलेज अपनी बिल्ड करने के लिए। आर्टिकल्स पढ़ते थे? जी, आर्टिकल्स बहुत पढ़ता था। कहाँ से ज्यादा पढ़ते थे? ज़्यादातर वैसे मेरी जो रीडिंग थी ऑफ न्यूज़पेपर वो डॉन की ही डॉन थी। का। लेकिन मैं ज़रूर कंसल्ट करता था इकोनॉमिस्ट को भी, फॉरेन अफेयर्स को भी और एक्सप्रेस ट्रिब्यून को भी, लेकिन मेनली डॉन से मैं लोकल ऑपरेट पढ़ता ज्यादा था। पढ़ते थे। जी। ठीक है। लास्ट में एक कोई स्टूडेंट्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए कोई एडवाइस दे दें ताकि वो मोटिवेशन फील करें, क्योंकि पीएमटी आ गया हुआ है और प्रिपरेशन उन्होंने शुरू करनी है, समझ नहीं रही कहाँ से शुरू करें। जी, बिल्कुल। देखिए, मेरी एडवाइस सबको ये है कि आप जब भी अपनी अटेम्प्ट देते हैं, चाहे वो पहली हो, वो दूसरी हो या तीसरी हो, हर अटेम्प्ट को इस तरह लेके चले कि आपकी आखिरी अटेम्प्ट। और मेरी अपनी जो पर्सनल एक स्ट्रैटेजी थी या फिर एक मेरी मैनिफेस्टेशन थी, तो मैं हमेशा से ये दुआ करता था और कोशिश करता था कि इंशाल्लाह नंबर या जब पास करना और अच्छे नंबर से पास करना, सिर्फ पास नहीं करना। तो इस तरह फिर आप एक्स्ट्रा माइल जाने को तैयार होते हैं और आपको फिर अपने आप को स्टैंड आउट करने की एक उसमें एक मोटिवेशन ज्यादा होती है, डिटर्मिनेशन ज्यादा होती है। तो मैं ये कहूंगा कि आप जो है इसको सारे जो अपने होते हैं ना, मतलब ऑल ब्रिजेस बर्न्ड और इस तरह करके सारे, मतलब वापसी का रास्ता ना समझ के, कश्तियां जला के हैं, अपनी आखिरी अटेम्प्ट समझ के दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके पहली अटेम्प्ट के बाद दूसरी ना दे, तीसरी ना दे, कोशिश करें कि इस तरह समझ के दें कि यही है फुल एंड फाइनल। तो मैंने जैसे इस तरह से किया था कि मतलब ये सोच के दिया था कि मैंने जैसे 25 की अटेम्प्ट नहीं दी, मैंने 26 का एमपीटी नहीं दिया। कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे थे? मैंने 23 में, अब जैसे बताया कि मैंने जॉब छोड़ी अप्रैल में मेरा ख्याल है, और अप्रैल में से मैंने पहले कंपल्सरी से इस्लामिया तो जीएसए से तैयारी शुरू की। 2 साल लगे? नहीं, 1 साल लगा पूरा। 23 अप्रैल में छोड़ा मैं। अच्छा। और 24 में तो इम्तिहान थे ना हमारे। जो पहले चीजें पढ़ी थी, गियर अप किया आपने आपको 23 में। हाँ, 23 का पूरा साल पढ़ा और 24 में अटेम्प्ट दी। पूरा साल नहीं, लेकिन आप समझ लें 8-9 महीने। 8-9 महीने, इतने महीने में तैयारी हो जाती है, हो जाती है आइडियली। ठीक है। सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए आपने जॉब छोड़ दी और बिल्कुल फोकस उस पे किया। ऐसे ही। ठीक है। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सबको ये रेकमेंड नहीं करता मेरे जॉब छोड़ना जो है, मतलब अच्छा, एक अटेम्प्ट देते हैं ना तो उसका रिजल्ट थोड़ा लेट आता है जी, तो स्टूडेंट्स जो है ना उसके बाद फिर पढ़ना छोड़ देते हैं।
ऐसे ही है। क्योंकि रिजल्ट बाद में आता है तो हमने पहली दूसरी अटेम्प्ट आ जाती है। जी होता ये कि हम लोगों ने जो सब्जेक्ट चूज किए होते हैं ना, हमें नहीं पता अभी रिजल्ट आया नहीं है, ऐसे ही है। तो हमने सेकंड टर्म में भी वही देने हैं। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? वो प्रिपरेशन करते रहें या छोड़ दें, या फिर एक साल का ब्रेक लें फिर अगले साल दें एग्जाम? मैंने इस केस में क्या किया था कि मेरी जैसी रिटर्न की अटेम्प्ट खत्म हुई थी 24 मार्च के पहले हफ्ते में हुआ था, तो उसके बाद मेरे ख्याल है रमजान शुरू हो गया था। रमजान के एंड पे मैंने एक और जॉब शुरू कर दी, ताकि मैंने था कि अगर गैप 6-7 महीने का भी 8 महीने का भी, यूजुअली रिजल्ट सितंबर अक्टूबर में आ जाता है, तो मुझे था कि मतलब अगर मेरे पास अप्रैल से लेकर तब का भी टाइम हो तो मेरे पास 6-7 महीने है जिसमें मैं नौकरी कर सकता हूँ। तो मैंने था कि एज अ बैकअप साथ साथ मैंने अपनी सीवी भी बिल्ड करा था ओके। कि खुदा न ख्वास्ता अगर चीजें जो वो उस डायरेक्शन में नहीं जाती जहाँ पे मैं चाहता हूँ, तो मेरे पास कोई सिक्योरिटी हो, बैकअप हो। तो मैंने 6-7 महीने वो जॉब की थी, लेकिन अब जैसे आप कह रहे हैं कि प्रेपरेशन दूसरी अटेम्प्ट वाली बात आ गई, तो अब डिले इतना ज्यादा आ गया था। मैंने तो ये सोचा था कि सिर्फ अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा, मैंने अक्टूबर में भी दूसरी जॉब भी छोड़ दी थी अच्छा। इस एंटिसिपेशन में कि रिजल्ट आने वाला होगा, और अगर अगर मैंने रिस्क लिया कि अगर मैं कभी पास हो जाऊं तो अल्लाह करे ऐसा हो, तो मुझे 2-3 हफ्ते का कोई एज मिल जाए कि मैं इंटरव्यू की तैयारी थोड़ी सी या फिर अपनी बेसिक नॉलेज फिर से बिल्डअप करना शुरू करता हूँ। वरना अगर नहीं भी होता तो मैं 25 के अटेम्प्ट दे दूंगा, क्योंकि मैंने 25 का एमपीटी दिया था मैंने। ओके। तो मैंने ये सोचते हुए किया था, लेकिन फिर रिजल्ट डिले होता गया, फिर वो अप्रैल में रिजल्ट आया। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मेरा तो केस में ये भी था कि मेरा नाम ए से शुरू होता है, तो वो मैं लाहौर में था, तो लाहौर फेज 1 के अल्फाबेटिकली क्योंकि होता है, तो मुझे था कि मेरा बिल्कुल शुरू में इंटरव्यू आ जाएगा। तो मेरा तो वो भी केस था, लेकिन नॉर्मली मैं किसी को इस तरह से सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो जॉब वगैरह छोड़े। ओके। दूसरी अटेम्प्ट के लिए तो पर्टिकुलरली जॉब के साथ साथ भी तैयारी की जा सकती है, क्योंकि आपकी बेसिक बनी हुई होती है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्डअप करते रहे, पॉलिश करते रहे, और इसके साथ यू कैन। बहुत सारे बच्चों ने 24 में भी इस तरह से किया कि वो जॉब्स कर रहे थे और उन्होंने अपनी अटेम्प्ट साथ साथ दी हुई। थैंक यू सो मच अलीम फॉर हैविंग, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। जाते हुए बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर अक्सर वुमेन स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो अपनी मेंटल हेल्थ पे या फिर उस एस्पेक्ट पे बिल्कुल फोकस नहीं करते। और मुझसे भी जैसे मेरा जब रिजल्ट है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि आप कितने घंटे दिन में पढ़ते थे, आप कोई ब्रेक लेते नहीं लेते थे, और इस तरह की चीजें वगैरह। तो इसमें मैं बस ये ऐड करना चाहता हूँ कि कोई एक सेट टाइम नहीं होता कि हमें दिन में 15 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। वो आपकी डे टू डे मोटिवेशन पर डिपेंड करता है। तो कभी कभार हो सकता है कि आपका दिल कर रहा हो, आप उस मूड में हो तो आप 10-12 घंटे भी पढ़ लेते हो। कभी कभार ये होता है कि आपका दिल नहीं कर रहा होता तो आप 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ ले। अपना जो बेसिक्स है, कोई पाक फे करंट की चीजें देख ली, इस्लामिया की वर्सेस देख ली, मतलब छोटी छोटी चीजें देख ली। और कभी आपका अगर बिल्कुल आप बहुत डाउन या डिप्रेस फील करो, आपको ब्रेक की जरूरत है, तो आप ब्रेक भी लो। आप अपने दोस्तों से उठे बैठे, फैमिली के साथ उठे बैठे, एंजॉय करें, आइसोलेट हो, अपने आप को बर्न आउट ना करें। मेरा सबसे बड़ा मशवरा ये कि अपने आप को बर्न आउट ना करें, अपने आप को ओवरबर्डन ना करें, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाए और अल्लाह पे तवक्कल रखें, और इंशाल्लाह आगे फिर नसीब में हुआ तो अल्लाह आपको जरूर देगा वो चीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।